नमस्कार। हरियाणा सरकार के एजुसेट टेलीकास्ट प्रोग्राम में मैं संदीप कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काबड़ी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कड़ी में हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीतिक विज्ञान में अध्याय वैश्वीकरण के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। हम आज के इस व्याख्यान को आपके सामने क्यों लेके आए हैं, उसके व्याख्यान के क्षेत्र पे और उसके उद्देश्यों पे थोड़ा सा नजर डालना चाहेंगे। आज हम इस कड़ी में पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण की हानियां क्या क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं और हमारे समाज पे वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण विरोधी किस तर्क के आधार पर वैश्वीकरण की आलोचना कर रहे हैं। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन संसार में और भारत में क्यों बढ़ रहे हैं और आज के समय में उन आंदोलनों की क्या स्थिति है। हम वैश्वीकरण के साथ साथ नई चर्चा में आ रही विचारधारा विवैश्वीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में तुलना भी करने का प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण और विवैश्वीकरण में से कौन सी विचारधारा ज्यादा उचित है और क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस व्याख्यान में हमारा विशेष उद्देश्य है इस पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना। बड़ा इंपॉर्टेंट पाठ है बच्चों के लिए। वैश्वीकरण के लाभ और हानियों को विस्तार से समझना। वो वैश्वीकरण के लाभ और हानियों के बारे में पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की है। वैश्वीकरण विरोध संबंधी जो आंदोलन है वो क्यों भारत में बढ़ रहे हैं, उनकी आधारभूमि को जानना, ताकि बच्चे उनके प्रति एक आलोचनात्मक सोच तैयार कर सकें और निर्णय कर सकें कि वैश्वीकरण की तरफ देश को आगे बढ़ाना सही है या नहीं। इसके साथ साथ वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के विषय में भारत का क्या पक्ष है, उनको विस्तार से जानना। नई अवधारणा विवैश्वीकरण क्या है और वो वैश्वीकरण से किस प्रकार अलग है। भविष्य में वैश्वीकरण और विवैश्वीकरण में से कौन सी विचारधारा के साथ जाकर के विकास किया जाए, उसको समझना हमारे इस व्याख्यान का उद्देश्य है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में वैश्वीकरण की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत भारत में 1990 के दशक में किए गए आर्थिक सुधारों के बाद से ये पड़ाव शुरू हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पे भारत वैश्वीकरण की तरफ बढ़ा, परंतु ऐसा नहीं है कि 1990 से पहले इस विषय पर कोई प्रयास किए ही नहीं गए। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में श्री राजीव गांधी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा भारत में आर्थिक सुधार ला करके की गई थी। परंतु 1991 में जब से भारत ने अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवाद के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, 1991 के बाद बदलाव के वो विशेष प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वैश्वीकरण से भारत को जोड़ने वाले रहे हैं। बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बाजारों और उनमें बेचने वाली वस्तुएं अब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती हैं, इसलिए वस्तुओं का और बाजारों का एकीकरण हो गया है। विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसलिए वो बाजार अब एक दूसरे के निकट आ गए हैं, क्योंकि विभिन्न देश अपने बाजार के अलावा, घरेलू बाजार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी आज नजर रखे हुए हैं और अपना सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने पिछले भाग 1 में भी वैश्वीकरण भाग 1 नाम का जो अध्याय हमने पढ़ा है, उसमें भी हमने सूचना और प्रौद्योगिकी, नई तकनीकों का आना और उससे विश्व ग्राम की तरफ बढ़ती हुई अवधारणा को समझा है। इन संचार और परिवहन की तकनीकों की वजह से संसार का जुड़ाव बढ़ गया है और हमें महसूस ही नहीं होता कि आज संसार के अलग अलग कोने में हम रह रहे हैं। विश्व के एक कोने में होने वाली घटना दूसरे कोने तक भी जब प्रभाव डालती नजर आ रही है, तो उस प्रभाव की वजह से हमें नजर आता है कि आज संसार एक है।
वैश्वीकरण के कारण क्या रहे हैं, उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी की। हमने जिक्र किया कि उदारवाद इसका एक मुख्य कारण रहा है। उदारवादी विचारधारा ने यह आधार भूमि तैयार की कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, वो अपने तरीके से आगे बढ़ पाए, इसलिए राज्य का कम से कम हस्तक्षेप उसके कामों में हो। वो आधार भूमि के रूप में वैश्वीकरण के लिए तैयार हुई। इसी कड़ी में अगला सहयोग दिया पूंजीवाद की विचारधारा ने, जिसमें उत्पादन के साधनों को व्यक्तियों को निजी संपत्ति बना करके प्रयोग करने देना था। जब निजीकरण आया, व्यक्तियों ने अपने तरीके से उद्योग चलाने शुरू कर दिए, अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए विश्व तक अपने व्यापार को फैलाना शुरू कर दिया, तो पूंजीवाद बढ़ता चला गया। इसी के साथ हस्तक्षेपी राज्य की अवधारणा भी बढ़ती चली गई। अब कोई भी नहीं चाह रहा था कि राज्य आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में या सांस्कृतिक मामलों में ज्यादा दखलंदाजी करे। इसलिए नई विचारधाराओं के अनुसार कोशिश की गई कि राज्य का कम से कम हस्तक्षेप व्यक्ति के कामों में हो। अगर वो स्वतंत्र रहेगा, जब व्यक्ति एक दिमागदार और बुद्धिवादी प्राणी है, तो अपना फायदा या नुकसान वो स्वयं देखेगा और स्वयं उस स्थिति में आगे बढ़ेगा। इन विचारों के साथ साथ संचार और परिवहन के साधनों ने, जैसा कि हम देख रहे हैं, दुनिया का स्वरूप ही बदल दिया। इन साधनों की तीव्रता की वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाना अब दूभर नहीं रहा। 2 मिनट में अमेरिका में वीडियो कॉल कर लीजिए, टेलीफोन से मैसेज भेजिए, आप ईमेल कर दीजिए। ये नए साधन आज हम सब के लिए सुलभ हैं। इंटरनेट की तेज स्पीड 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, 6G 7G विभिन्न देशों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। ये वैश्वीकरण की तरफ और ज्यादा हमारा रुख होते हुए हम देख रहे हैं। बिल्कुल इसके साथ साथ वैश्वीकरण को एक और चीज ने विश्व स्तर तक बढ़ाया और फैलाया है, वो है MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय निगम। ऐसी कंपनियां जो एक देश में ही नहीं, विश्व स्तर तक अपना व्यापार फैलाए हुए हैं और बहुत सारे देशों में अपना व्यापार चला रही हैं वो कंपनियां। इन सब की वजह से, इन सब के जुड़ाव की वजह से वैश्वीकरण की तरफ हम बढ़े हैं। वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में पिछली वीडियो में भी हमने विस्तार से चर्चा की। उसके प्रभावों को 3 आधारों पर हमने बांट के पढ़ा है। उसके सामाजिक प्रभाव, उसके आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, अलग अलग प्रभाव हमने देखे हैं। यहां भी उन्हीं प्रभावों के बारे में एक थोड़ी सी और चर्चा की गई है। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव विशेष तौर पर यहां दिखाने के प्रयास किए गए हैं। श्रमिक वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं पर गलत असर पड़ा है वैश्वीकरण की वजह से, क्योंकि विभिन्न कंपनियां विदेशों से जो आई हैं वो तकनीक का प्रयोग कर रही हैं, नई नई मशीनें ला रही हैं और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। राज्य की क्षमता और शक्तियों में कमी आई है, क्योंकि NGO और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब उसके कामों में दखलंदाजी करने लगी हैं। कम से कम हस्तक्षेप करने वाले राज्य की मांग अब बढ़ती चली जा रही है। राज्य की दखलंदाजी सहन ही नहीं कर रहे। राज्य के जिम्मे जो लोक कल्याणकारी काम थे वो बंद करके व्यक्ति को स्वतंत्र करने की बात की जा रही है। कल्याणकारी राज्य की बजाय अब बाजार मुख्य हो गया है और वही सामाजिक क्रियाओं को मुख्य तौर पर निर्धारित करता है। और विश्व के एकीकरण के कारण अब एक हिस्से में घटित घटना दूसरे हिस्से तक भी हमें नजर आती है। इसलिए वैश्वीकरण को आज वैश्वीकरण से आज पूरे संसार को प्रभावित होते हम देख रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य जो लोगों की पहली प्राथमिकता होती थी वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य को अंग्रेजी में वेलफेयर स्टेट या पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहा जाता था, अर्थात ऐसा राज्य जो अपनी जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई चाहता हो और उस भलाई के ज्यादा से ज्यादा काम स्वयं करता है। परंतु आज हस्तक्षेपी राज्य की इस अवधारणा के उल्टा राज्य नागरिकों के कामों में
विशेषकर आर्थिक कामों में दखलंदाजी ना करें, ऐसी विचारधारा का प्रसार हो रहा है। सामाजिक उन्नति में अब बहुत सारी भागीदारियां जो राज्य पहले निभाता था वो नहीं रही हैं। कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपनी पब्लिक के वेलफेयर के अलग अलग काम करें, उनको बिजली उपलब्ध कराए, उनको शिक्षा उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक जो लोग नहीं पहुंच पा रहे उसमें राज्य सहयोग करें। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य के अनिवार्य कामों के साथ साथ ऐच्छिक काम भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे थे। वेलफेयर स्टेट को अगर हम देखें, 3 मुख्य काम आमतौर पर राज्य करता था। कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में सपोर्ट करता था, जैसे वृद्धावस्था पेंशन वगैरह हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी के समय में लोगों का सहयोग करता था, बेरोजगारी भत्ते वगैरह के प्रावधान आप हरियाणा में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रसारित होते देख रहे हैं, वो बिल्कुल इसी का एक कदम था। सोशल सर्विसेज जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विभिन्न व्यक्तियों तक प्रसार राज्य की जिम्मेदारी होती थी, पर धीरे धीरे अब निजी क्षेत्र को समय की जरूरत समझा जा रहा है, उसी के अनुसार बदलाव आते देख रहे हैं। भारत में यह शुरुआत 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा उनके शासनकाल में शुरू कर दी गई थी। बिल्कुल आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देख रहे हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार किए, श्री मनमोहन सिंह जी उस समय देश में बड़ी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। वो उन बदलावों के आधार को तैयार कर रहे थे। वैश्वीकरण संसार को एक कर रहा है। वैश्वीकरण के बहुत सारे लाभ उसी वजह से हमें मिल पा रहे हैं। संसार के एक कोने में होने वाली घटना के साथ साथ वो लाभ भी विस्तारित हो रहे हैं। चलिए एक नजर उन लाभों की तरफ भी डालते हैं। वैश्वीकरण का लाभ है कि व्यक्तियों के जीवन के स्तर में सुधार हुआ है। नई सुविधाओं के साथ हम जी रहे हैं। अब वो पिछड़ापन नहीं रहा। नई तकनीकें आ गई हैं, चाहे मोबाइल को देखें आप, चाहे नई नई मशीनों से बन रहे आपके उत्पादन को देखें आप। आज धीरे धीरे नई तकनीकों के आगमन से कहीं ना कहीं सुलभता बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया है। विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से जब देश के पास पैसा आएगा तो सामाजिक कार्यों में राज्य और ज्यादा इनिशिएटिव लेगा और विभिन्न सामाजिक कार्यों के होने से व्यक्तियों को और सुलभता होगी। विभिन्न देशों के नजदीक आने से उनमें आपसी सहयोग भी बढ़ा है, क्योंकि अब एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई है। व्यापार में विभिन्न देश एक दूसरे के देश में जाकर के व्यापार कर रहे हैं, उसी से लाभ जुटा रहे हैं। अब काफी हद तक मजबूरी बन गई है कि विभिन्न देश आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए जनता के दबाव को देखते हुए विश्व शांति को बनाए रखें। इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भी वैश्वीकरण की वजह से वृद्धि हुई है। तीव्र गति से आर्थिक विकास संभव हुआ है। भारत की भी तुलना करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की बिल्कुल उस वृद्धि को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। एक और लाभ विशेषतः गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के मामले में हुआ है, क्योंकि जितनी ज्यादा गुणवत्ता का सामान हमें मिल पाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा स्तर का जीवन हम जी पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी इसी का एक प्रयास है। हम देख भी रहे हैं इधर कुछ आंकड़ों को। भारत में 1947 में एवरेज एज 37 वर्ष होती थी, जो 2020 में बढ़ करके लगभग 70 साल हो गई है। शहरों में रहने वाली जनसंख्या को देखें, वो प्रतिशत बढ़ा है। स्कूलों में जाने वाले बच्चों को देखें, उनका प्रतिशत बढ़ा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज के आंकड़ों को देखें, वहां भी भारत की रैंकिंग सुधरी है और टॉप 10 देशों में धीरे धीरे हम श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। इन सभी बातों को भारत में
वैश्वीकरण के पॉजिटिव प्रभाव के रूप में, सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सही मायने में जीवन को सुधारना ही हमारा विशेष उद्देश्य है। बुनियादी सुविधाएं बड़ी हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में है, चाहे वो बुनियादी आवश्यकताएं, मौलिक जरूरतें पूरा होने के मामले में है, इंटरनेट जैसी सुविधाओं तक का विस्तार बढ़ा है। आंकड़े आप देख ही रहे हैं, 2020 तक इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की जो संख्या थी वो 400 मिलियन पहुंचाने की योजना है। नीति आयोग लगातार इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग योजनाएं बना रहा है और देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। इन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से विकास करना ही हमारा एक पहलू है। अर्थव्यवस्था के आधार पर दुनिया के टॉप 10 देशों में भारत शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को देखें तो बेशक हमारी औद्योगिक वृद्धि दर हमें कम नजर आ रही है, परंतु सही मायने में ये कोविड के इफेक्ट हैं। जैसे ही कोरोना जैसी महामारी से धीरे धीरे पार पा लिया जाएगा और अर्थव्यवस्था फिर उसी तेज गति से देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। कोविड के ही इफेक्ट की वजह से चाहे वो जीडीपी पे उसके प्रभाव को देखें, हम थोड़ा सा अपने आप को ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे इन स्थितियों से देश पार पाएगा और वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को प्राप्त करेगा। वैश्वीकरण की कुछ हानियां भी रही हैं। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव रहा है कि हमारे घरेलू उद्योग नष्ट हो गए हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से अब घरेलू उपभोक्ता हमारे घर में निर्मित सामान को, स्वदेशी सामान को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। आर्थिक असंतुलन बढ़ा है। अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ने से समाज में असंतोष भी पैदा होगा और उससे अव्यवस्था भी फैलेगी, वो भी इसका एक नुकसान है। घरेलू उपभोक्ता बाजार नष्ट हो जाएगा तो हमारे जो छोटे उद्योगपति हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उससे बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। मशीनी आधारित उद्योग लगने से लघु और कुटीर उद्योगों पर संकट आ खड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का और संस्थानों का दबाव भारत पे बढ़ रहा है, वो भी उसका एक गलत प्रभाव है। पेटेंट जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। विभिन्न पूंजीपति देशों और प्रभावशाली देशों के द्वारा हमारे नीम जैसे पौधों का भी पेटेंट करा लिया गया है, वो उसका नकारात्मक प्रभाव भारत पे पड़ा है। और एक और विशेष प्रभाव ये पड़ा है कि भारत विलासिता की ओर बढ़ा है। कहीं ना कहीं हमारा वर्क कल्चर उससे प्रभावित हो रहा है। हमें काम की आदत जरूर डालनी पड़ेगी। ये वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव ही हैं जिनको आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण को देखें, गरीबी को देखें, भारत के विभिन्न उद्योगों को विदेशियों के हाथों बिकता देखें, नकारात्मक प्रभाव हैं। आज विश्व के सभी देश वैश्वीकरण को स्वीकार कर रहे हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश इसके विरोधी भी हैं। वैश्वीकरण का विरोध हो क्यों रहा है, चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करें। वैश्वीकरण सबसे बहस तलब मुद्दा है आज के समय में। वो इसलिए क्योंकि धनी और गरीब देशों के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक देश के अंदर भी देखें, अमीर और गरीब के बीच की खाई जितनी चौड़ी होती चली जाएगी, सामाजिक असंतोष बढ़ता चला जाएगा। वैश्वीकरण के समर्थक देशों में भी जनता को अमीर और गरीब में साफ तौर पर विभाजित होते देखा जा सकता है। इसलिए बहुत सारे सामाजिक विचारक इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो वैश्वीकरण के उन पाश्चात्य देशों के परिणामों को लेकर के आज चिंतित हैं। समाज वामपंथियों को देखें, वामपंथी समाजवादियों जैसी विचारधारा के वो समूह हैं जो समाज को बदलकर और अधिक आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये आर्थिक अंतर ना हो। भारत में सीपीआई और सीपीआईएम जैसी पार्टियां उसी का एक उदाहरण है। नक्सलवादी
बिल्कुल इन्हीं मुद्दों को लेकर के हथियार उठाए हुए हैं और देश में उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देख रहे हैं आप। लगभग भारत में 106 जिले आज नक्सलवाद की चपेट में हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराएं अलग होने की वजह से कुछ एक राजनीतिक पार्टियां और उनके समर्थक या बाकी व्यक्ति वैश्वीकरण के समर्थक हैं या दूसरे उसका विरोध कर रहे हैं। हस्तक्षेपी राज्य की विचारधारा के विरोधी भी यही कहते हैं कि राज्य के कमजोर होने से गरीब आदमियों के हितों का रखवाला अब कोई नहीं रहेगा। जितनी राज्य से निर्भरता कम होती चली जाएगी, वो समाज के गरीब तबके को अपनी रोजी रोटी जुटाना दूभर होता चला जाएगा, क्योंकि सामाजिक सुविधाएं उससे छिन जाएंगी। संरक्षणवाद को अपना करके भी हमने दो नावों पर पैर रख लिया है, क्योंकि संरक्षणवाद ऐसी आर्थिक नीतियों का समूह है जिसमें कोई भी देश अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विदेशी कंपनियों के व्यापार पर विभिन्न बाधाएं खड़ी करता है, ताकि वो कम से कम उनके बाजार में घुस पाए और घरेलू उद्योगपतियों को मौका मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। कर्मचारियों का विदेशी अधिग्रहण होने से कंपनियों को विदेशियों के हाथों बिकने से वो रोक सकें। अब इस मामले की वजह से भी दो अलग अलग विचार हो गए हैं। वैश्वीकरण के बारे में ही हम समर्थन भी करना चाह रहे हैं और फिर ये भी नहीं चाह रहे कि विदेशियों को खुलकर देश में आने की छूट दी जाए। संस्कृति प्रेमी भी उसी का विरोध कर रहे हैं कि वैश्वीकरण के नाम पर प्रभावशाली देशों की संस्कृति हम पे थोपी जा रही है, इसलिए वैश्वीकरण का विरोध करने वाले विचारकों की संख्या धीरे धीरे काफी बढ़ गई है। पूरे वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन हो रहे हैं, सभी विरोधी एक मंच पे आ गए हैं और वैश्विक तनाव की आधारभूमि तैयार हुई है। इस तरीके के आधारों को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है विश्व व्यापार संगठन की मंत्री मंडलीय स्तर की जो बैठक 1999 में सिएटल में हुई, उसमें चर्चा की गई। वर्ल्ड सोशल फोरम जैसे संगठन बने, इसी विचारधारा पे इंडियन सोशल फोरम का गठन किया गया। वर्ल्ड सोशल फोरम की लगातार बैठकें होती रही हैं। 2007 में कीनिया में उसकी बैठक हुई और वो विरोधी यही चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को रोका जाए, वैश्वीकरण को ज्यादा प्रसारित ना किया जाए, क्योंकि इससे विभिन्न देशों को नुकसान भी हो रहा है। वैश्वीकरण विकासशील और अविकसित देश दोनों के ही अंदर अगर देखें तो पूंजीपति राष्ट्रों के हितों को साधने का ही एक प्रयास नजर आ रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण में प्रभावशाली देश ही आगे हैं और वही इसका ज्यादातर लाभ ले जा रहे हैं। सतत विकास के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समर्थक भी, पर्यावरण बचाने वाले पर्यावरण संरक्षणवादी भी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, महिला अधिकार कार्यकर्ता, बाल संरक्षण कार्यकर्ता और नव उदारवादी भी, वो भी वैश्वीकरण के विरोधी हैं। ये सब भी नहीं चाहते कि वैश्वीकरण को बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं पर्यावरण संरक्षणवादियों का विचार है कि उससे प्रदूषण बढ़ेगा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है कि उससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा और कम कीमत पर मजदूरों को काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा, शोषण होगा। अब उन स्थितियों को देखते हुए वो भी वैश्वीकरण के समर्थक नहीं रहे हैं। आर्थिक आधार पर भी बड़ी शक्तियों के द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपना करके वैश्वीकरण की सुविधाओं का, उनके लाभों का बंटवारा अपने पक्ष में कर लिया जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर उन्हीं प्रभावशाली देशों का कब्जा है। इसलिए भी वैश्वीकरण को विरोध का सामना करना पड़ा है। भारत भी इस बात से अछूता नहीं है। भारत में भी वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन होते रहे हैं, मिला जुला असर देखने को मिला है। कुछ बड़े बड़े उद्योगपति और मध्यम वर्ग वैश्वीकरण का समर्थन करता है, क्योंकि बड़े उद्योगपतियों को वैश्विक बाजार से जुड़ जाने के बाद लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि छोटे दुकानदार, किसान, गरीब मजदूर, खेतीहर मजदूर, वो सब वैश्वीकरण के विरोधी हैं। अभी दिल्ली में जो किसान आंदोलन आप देख रहे थे, वो बिल्कुल कुछ इसी तरीके का एक प्रयास था। किसान चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं
उनके द्वारा जो वैश्विक बाजार से जोड़ने का प्रयास सरकार उनको कर रही है उससे छूट दी जाए। इंडियन सोशल फोरम जैसे संगठन बिल्कुल उन्हीं गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। कुछ अन्य मुद्दों पे भी भारत में वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है, जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों के भारत में अंधाधुंध प्रवेश को रोकने के बारे में लोग विरोधी विचारधारा रखते हैं। उनको रोका नहीं जाएगा तो बहुराष्ट्रीय निगम देश को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, नीम जैसी हमारी संपत्तियों को अमेरिकियों ने पेटेंट करा लिया है, इसलिए इस वैश्वीकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम और कानून भी काफी हद तक पूंजीपति देशों के हित में ही काम कर रहे हैं। हमें वैश्वीकरण से मत जोड़िए। सांस्कृतिक कारणों से भी कुछ लोग दक्षिणपंथी भी वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि धीरे धीरे अब भारत में वैश्वीकरण के प्रति उत्साह कम हो रहा है, इसलिए एक नई विचारधारा डिवैश्वीकरण हमारे सामने आती नजर आई है। विवैश्वीकरण शब्द का उपयोग आमतौर पर व्यापार जगत के आलोचकों द्वारा किया जाता है, जो चाहते हैं कि फिर से उन आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को अपनाया जाए जो राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखती थी, विदेशियों को आने से रोकती थी। उसी को एक रूप में हम संरक्षणवाद के रूप में लागू होता भी देख रहे हैं। ये नीति आमतौर पर टैक्स की मात्राओं को बढ़ाना, विभिन्न देशों के बीच श्रम उत्पादन और सेवाओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न करना और विशेष नीतियां लागू करना बिल्कुल उसी का उदाहरण है। विभिन्न प्रभावशाली देश ऐसा कर भी रहे हैं। अमेरिका को देखें, अमेरिका ने अपने यहां विभिन्न वीजा जारी करने की नीतियों में लगातार बदलाव किए हैं, वो उसी का एक उदाहरण है। वैश्वीकरण की इन बढ़ती प्रवृत्तियों का कारण क्या रहा है? उनका कारण रहा है कि वैश्वीकरण के लाभ सभी तक बराबर नहीं पहुंच पाए। असमानताएं बढ़ी हैं, विशेषकर आय की समानता, रोजगार के अवसरों को नुकसान, रोजगार चिंता नजर आ रहा है लोगों को, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने से अब धीरे धीरे मशीनीकरण हो गया है। इससे विकसित देश आज भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कठोर वीजा की व्यवस्था करके वो अपने आप को बचा रहे हैं, परंतु छोटे देशों के लिए बड़ा गंभीर होता जा रहा है कि किस तरीके से वो विदेशियों को आने से रोकें तो उनके पास पूंजी नहीं है, विदेशियों को आने से ना रोकें तो ऐसी स्थिति में वो आर्थिक आधार पर मजबूत नहीं है और विश्व बाजार के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए वो दोराहे पे आ गए हैं। अब उनके लिए मजबूरी बन गई है कहीं ना कहीं घरेलू उद्योगपतियों को ही खड़ा किया जाए, इसलिए संरक्षणवादी नीति अपनाना उनका एक तरीका हो सकता है। वैश्वीकरण चिंता का विषय है, क्योंकि वैश्वीकरण वित्तीय बाजार के निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये 2020 के बाद ये विचार लगातार अखबारों में और मीडिया में आप देख रहे हैं। वो चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि व्यापार युद्ध चर्चा में नजर आया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेटल इंडेक्स में 13% की गिरावट हो गई थी। अब नजर आने लगा था कि विदेशी उद्योगपति अगर हमारे बाजार से अपनी पूंजी वापस खींच लेंगे तो कहीं बाजार धड़ाम से तो ना आ जाए, ज्यादा नुकसान तो ना हो। वैश्वीकरण से वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिति में भी जो सुधार आ रहे हैं उनकी गति अब धीमी पड़ गई है, क्योंकि जिस सिद्धांत को अब सभी वस्तुओं पे सेवाओं पे लागू किया गया था उसे लोगों पे भी लागू किया जा सकता है। आज तो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कल व्यक्तियों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने पे श्रम बाजार की गतिशीलता को भी रोकने के प्रयास होंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आज ही अगर हम अपनी सीमाओं को सीमित कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमेरिका और ब्रिटेन तो इस मामले में पहले ही कदम उठा भी चुके हैं। कठोर वीजा नीतियों का जो अभी हम जिक्र कर रहे थे वो बिल्कुल इसी का उदाहरण है। टैरिफ युद्ध भी इसी का एक उदाहरण है। परंतु सही मायने में देखें वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा रहा है। विभिन्न व्यक्ति इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कुछ एक इसका समर्थन भी कर रहे हैं। इसके प्रभावों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आधारों पर हमने देखा है। तो निष्कर्ष क्या निकला? क्या वैश्वीकरण का समर्थन किया जाए
नहीं, सही मायने में वैश्वीकरण के प्रभाव बहुत विषम रहे हैं। कुछ समाजों पे इसका अच्छा असर पड़ा है तो दूसरी तरफ कुछ समाजों पे बुरा असर भी पड़ा है। एक ही समाज के कुछ हिस्से पे अच्छा असर रहा तो दूसरे हिस्से पे बुरा असर रहा है। इसलिए केवल इन आधारों पर वैश्वीकरण को छोड़ना या इसको अपनाना तय नहीं किया जा सकता। देश अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर और बढ़ती हुई बाजार क्षमता के आधार पर देश को तय करना चाहिए कि वैश्वीकरण से जुड़ाव सही है या नहीं। बिल्कुल इसी तरीके का उपयोग करते हुए चीन विश्व बाजार में धीरे धीरे अपनी गति को आज बढ़ा रहा है। हमें भी कुछ ऐसे ही प्रयास करने होंगे। यानी वैश्वीकरण का भारत में मिला जुला असर रहा है और कहीं ना कहीं चीन की तरह हमें वैश्वीकरण के मामले में थोड़ा सचेत होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। वैश्वीकरण से पीछे हटना आज के समय की बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो चलिए आइए अध्याय की पुनरावृत्ति करें। हमने आज इस अध्याय में सीखा है कि वैश्वीकरण के लाभ और हानि क्या क्या है, वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है, वैश्वीकरण की विचारधारा विवैश्वीकरण की विचारधारा चर्चा में क्यों है, भारत में वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन क्यों हो रहे हैं और उनसे बचाव का क्या तरीका है। हमने ये भी जाना कि भारत में आज वैश्वीकरण या विवैश्वीकरण में से किस प्रवृत्ति की ओर भारत को आगे बढ़ना चाहिए, ये आज इस अध्याय में हमने जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये थोड़ा सा गृह कार्य भी करना है। आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में नोट करने हैं और अपने प्राध्यापक साथियों से हमारे प्राध्यापक साथियों से आपके अध्यापकों से चेक करवाने हैं। आपका पहला प्रश्न है वैश्वीकरण के लाभ बताइए। दूसरा प्रश्न है आर्थिक वैश्वीकरण की हानियां क्या क्या हैं जो आज के समय में दिखाई दे रही हैं। तीसरा प्रश्न है किन किन बातों की वजह से आज वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। चौथा प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण का विरोध समाज के कौन कौन से वर्ग कर रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को किस प्रकार बदल दिया है। ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के इस व्याख्यान में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। एक बार कुछ समय के बाद फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।